हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको केमिस्ट्री का शॉर्ट पेपर देने जा रहे हैं जो क्लास 10th का 2020 से चालू करेंगे। आपको सारे सन के सेट इसमें उपलब्ध हो जाएंगे और जो बच्चे घर में या कोचिंग पढ़ते हैं वहाँ पे शॉर्ट पेपर हल नहीं कर पाते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ से हल कर सकते हैं। देव क्लासेस चैनल से आपको इसमें सारे वीडियो मिलेंगे और 2020 से लेकर के 10 तक के कम से कम 10 साल के सेट मिलेंगे। और चलिए देखते हैं इसमें बिना टाइम बर्बाद किए हुए इसमें क्या है। पहले तो आप देखते हैं कि हर चीज़ में बहुविकल्पी होते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 होते हैं केमिस्ट्री वाले में, और 4 होते हैं आपके बायो में, और 4 होते हैं फिजिक्स में। टोटल चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। खंड खा से होता है केमिस्ट्री, पहला खंड आपका फिजिक्स होता है और तीसरा खंड होता है बायो। तो दूसरा वाला खंड हमको देखना है केमिस्ट्री वाला। तो देखेंगे इसमें बहुविकल्पी में पूछा गया है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। एथिल अल्कोहल आपका अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल में क्या लगाते हैं। अल्कोहल में हमने एक वो वीडियो भी बनाया हुआ है, देख लीजिएगा, इस चैनल में है। और हमने ये कि इनके जो ग्रुप होते हैं इसमें क्या लगाते हैं क्या नहीं लगाते ये सब हमने डाला हुआ है, तो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो एथिल अल्कोहल में हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ऑल समूह जोड़ते हुए हैं। इसमें क्या जोड़ते हैं, ऑल। तो हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑल वाला क्या है। एथिल अल्कोहल, एथिल का मतलब एथ होता है। एथ वाला कितनी संख्या होती है, 2। इसमें एथिल मेथेनॉल और प्रोपेनॉल तो होने की, क्योंकि मेथेनॉल पहला होता है और प्रोपेनॉल में 3 होते हैं। तो इसलिए हम इसमें देखेंगे कि एथेनॉल और एथेनॉल इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो इसमें कौन सा कह रहा है, अल्कोहल। अल्कोहल में हमारा ऑल समूह जुड़ा होता है, तो ऑल में क्या होगा, एथेनॉल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये तीसरा एथेनॉल वाला सही होगा हमारा। एथेनॉल होता है एल्डिहाइड समूह का, तो जिसमें ये एल्डिहाइड समूह का नहीं है, अल्कोहल समूह का, इसलिए अल्कोहल लगा हुआ है। जिसमें अल्कोहल लगा होता है इसमें लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं। तो ऑल किस में है, तीसरे नंबर में। ठीक है, तो आपका ये होगा इसका राइट आंसर, एथेनॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का pH है। क्षारीय विलयन का pH है 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। तो देखेंगे क्षारीय विलयन का 7 से कम, 7 से अधिक क्या है। तो क्षारीय विलयन का हमारा pH मान होगा 7 से अधिक होता है, क्योंकि इसमें जो 7 से कम होता है वो अम्लीय विलयन होता है, और जिसमें 7 होता है वो उदासीन होता है, और 7 से अधिक आपके क्या होता है, क्षारीय विलयन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 7 से अधिक। क्या होगा, 7 से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। तीसरा नंबर है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। यानी वाइट फोटोग्राफी जो श्याम श्वेत बताते हैं, श्याम श्वेत ब्लैक एंड वाइट फोटो होती है, इसके लिए पूछ रहा है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। इनमें से कौन सा केमिकल होता है, AgCl और 6 भी इसे बोलते हैं, और दूसरा है PbNO3 का होल ट्वाइस, तीसरा है FeSO4, चौथा है CaCO3। मतलब कि पहला है सिल्वर क्लोराइड, दूसरा है लेड नाइट्रेट, तीसरा है आयरन सल्फेट या फेरिक सल्फेट भी बोलते हैं इसको, और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा राइट आंसर होगा आपका AgCl, जो कि ये हमारा राइट आंसर है। ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। अब आपके 3 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, अब आगे देखेंगे कि क्या है इसमें। जस्ट 1 मिनट। हाँ, इसमें पूछ रहा है, जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। यानी जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन करना, जिंक धातु का। तो देखेंगे जिंक धातु किससे करता है, कार्बोनेट अयस्क से, और धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से करता है, इसमें पूछा गया है। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का है ये, ज़्यादा कठिन नहीं है।
और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा सेट समझ में आएगा। आप सोचें कि थोड़ा सा ही देख के बंद कर दें तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं और दूर दूर के हैं, गांव के लोग हैं, उपलब्ध नहीं स्कूल में नहीं जा पाते हैं। स्कूल में तो ये पहली बात कराया नहीं जाता है, इसलिए आपको सारी सुविधाएँ इसमें उपलब्ध हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को भी, ताकि सब बच्चे कर सकें। पेपर के आपके ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, इसलिए अभी से आप चालू कर दीजिए शॉर्ट पेपर करना। आपके 100% गारंटी है कि अच्छे नंबर आएंगे। और चैनल को जो नए बच्चे हों सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत मिल जाए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जिंक के सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, यानी जिंक के जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। जब वो जिंक के सल्फाइड अयस्क जो होते हैं तो किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो किस में परिवर्तित होगा, ऑक्साइड में। क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम गर्म करेंगे उसको तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ऑक्साइड में। स्वाभाविक है वो किस में परिवर्तित होगा, ऑक्साइड में। जब कोई भी वस्तु कोई भी धातु को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में ही परिवर्तित होती है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जाती है। फिर दोबारा से जब इसके पश्चात कार्बन जैसे अपचायक का प्रयोग किया जाता है, जिससे धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जाती है। यानी दोबारा से कार्बन के अपचायक के रूप में प्रयोग करके दोबारा से फिर वही धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित की जा सकती है, प्राप्त की जाती है। जैसे कि जिंक सल्फाइड जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि गर्म करने पर किस में परिवर्तित होता है, ऑक्साइड में, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। फिर जब उसको जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन की अपचायक के रूप में क्रिया करेंगे तो दोबारा से क्या प्राप्त हो गया, जिंक धातु प्राप्त हो गई, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई, अलग हो गई। तो वहाँ पे ये रिएक्शन पहली वाली संतुलित है, दूसरी वाली ये थोड़ी सी गड़बड़ है, संतुलित नहीं हम बता रहे हैं। यहाँ पे क्या लगेगा, 2ZnS प्लस 3O2। तो यहाँ पे Zn कितने हैं, 2, तो यहाँ फिर 2ZnO और 2SO2। तो ये पहली वाली आपकी राइट है, सही है, संतुलित है। और दूसरे में दिया गया है ZnO प्लस C, कार्बन की उपस्थिति में ZnCO2। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो रही है, 2 हो रही है, इसलिए यहाँ पे आपका भी थोड़ा सा संतुलित नहीं हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे 2 लगा देंगे। क्या लगाएंगे, जस्ट 1 मिनट, 2 लगा देंगे, यहाँ पे आगे 2 लगा देंगे, जस्ट 1 मिनट। टू लगाएंगे, 2ZnO, तो इसके बाद जिंक कितने हो गए, 2, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे आगे। जिंक भी संतुलित हो गए और कार्बन भी आपके संतुलित हो गए। अब ऑक्सीजन, मतलब कि अब ये क्रिया भी आपकी संतुलित हो गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। अगला पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको पीओपी शॉर्टकट में पीओपी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेता है पीओपी क्या है, ये बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं विरंजक चूर्ण बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, दोनों की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की और विरंजक चूर्ण की। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ईंधन व कार्बनिक पदार्थों की अनुपस्थिति में सावधानी पूर्वक 150 से 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। किस पर, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा जूम कर दें। लाइक करिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा इसमें आपको कैसा लगा और आपको क्या चाहिए, तो हम उसको अगले वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चे नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या करते हैं, ईंधन व कार्बनिक पदार्थों की अनुपस्थिति में सावधानी पूर्वक 150 से 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। जैसे कि ये जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से क्रिया कराते हैं तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये CaSO4 × 2H2 होता है, ये जिप्सम। ये किसका सूत्र है आपका, ये जिप्सम का सूत्र है।
CSO4 इंटू 2H2O, इसको 150 डिग्री सेल्सियस से गर्म करते हैं तब ये जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बनता है। CSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, ये क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 3H2O आपके बाहर निकलते हैं। देखेंगे दूसरी विधि है विरंजक चूड़, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि। क्या है विरंजक चूड़, इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है CaOCl2 का प्रचलित नाम होता है विरंजक चूड़। इसको बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या था CaOH का होल ट्वाइस। जब इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है विरंजक चूर्ण। जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है आपका बुझा हुआ चूना है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा CaOCl2, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। और लास्ट में हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या बनती है हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई की प्रक्रिया को समझाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ये पूछा जाता है। मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई की प्रक्रिया, मिशेल किस प्रकार से बनता है, कैसे तैयार किया जाता है, देखेंगे। अधिकांश मैल तैलीय होते हैं। आप देखते हैं जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, ये मैल चिपचिपा सा तैलीय पदार्थ जम जाता है। जस्ट 1 मिनट। तो देखते हैं हमारे कपड़े तैलीय जैसे चिपचिपे से होने लगते हैं। उसको मैल कैसे होते हैं हमारे तैलीय प्रकार के होते हैं। जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तो चिपचिपे से होने लगते हैं, जैसे इनमें से तेल लगा हुआ हो, इसलिए उनको क्या बोलेंगे तैलीय। अधिकांश मैल कैसा होता है तैलीय होता है। और तेल पानी में अघुलनशील होता है, क्योंकि पानी में तेल घुलता नहीं है तो तेल क्या होता है पानी में अघुलनशील होता है। साबुन के एक अणु की लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के, या आप अपने हिसाब से जैसे आप लोग कैसे यूज करते हैं इस प्रकार से समझेंगे ना तो ज़्यादा सरल लगेगा। जैसे कि अधिकांश मैल तैलीय होते हैं। शुरुआत करनी है। मिशेल की अवधारणा के अनुसार हमारे ही कपड़े धोने तक की प्रक्रिया बताई जाती है। गंदे होने से धुलने तक की पूरी प्रक्रिया होती है इसमें। तो क्या होते हैं जो मैल कपड़े होते हैं तैलीय होते हैं और तेल पानी में अघुलनशील होता है, पानी में घुलता नहीं है। साबुन के अणु क्या करते हैं एक लंबी सी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। हमारे जो साबुन यूज करते हैं उसमें सोडियम और पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। और कौन सा समूह कार्बोक्सिलिक अम्लों के, जिससे सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है। जो ऊपर का भाग होता है साबुन का क्या होता है वो जल में घुल जाता है, जबकि जो कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। तो क्या करते हैं इस प्रकार से साबुन की मिशेल संरचना, जब हम कपड़े धुलते हैं तो लंबा लंबा फेनोटाइप निकलता है, वही है आपकी क्या है कार्बन की श्रृंखला। और जो घुल करके मैल नीचे जम जाता है और कार्बन की श्रृंखला जो होती है वो क्या होती है तेल में घुल जाती है और कार्बन की श्रृंखला मिशेल का रूप धारण कर लेती है। तो देखेंगे इसमें घुल जाता है जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिशेल संरचना तैयार करते हैं, जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर होता है, आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में क्या बनता है इमल्सन। जो बुलबुले टाइप आपके फेनोटाइप निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं इमल्सन। ये आपका बना हुआ है, देखेंगे इसमें सोडियम के लवण चारों तरफ बने हुए हैं और तेल की बूंदें, बीच में मैल जो इकट्ठा हो जाता है। जल रागी सिरा होता है बाहरी सिरा और जल विरागी सिरा होता है अंदर की ओर, जो टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी के एक आवर्त एवं एक वर्ग में तत्वों के धात्विक लक्षणों में परिवर्तन के कारण सहित व्याख्या कीजिए। आवर्त सारणी में एक आवर्त एवं एक वर्ग में तत्वों के धात्विक लक्षणों में परिवर्तित किया जाता है, ये कैसे किया जाता है इसका कारण बताना है। देखेंगे आवर्त सारणी में एक आवर्त और एक वर्ग के, चलिए देखते हैं। किसी तत्व का धात्विक गुण उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। क्या करता है किसी तत्व का धात्विक गुण उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। किसी भी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर उसका धात्विक लक्षण क्रम से घटता जाता है और वर्ग में होता है ऊपर से नीचे पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। यही देख रहा है कि धात्विक लक्षणों में परिवर्तन क्या है वर्ग में और आवर्त में। आवर्त में क्या होता है किसी भी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर उसका धात्विक लक्षण क्रम से घटता है और वर्ग ऊपर से नीचे जाते हैं, इसलिए जो ऊपर से नीचे की ओर संख्या होती है वो बताया जाता है, जिसमें ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका,
आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? NaCl बनाने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन डॉट बिंदु द्वारा समझाइए। आयनिक यौगिक देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट बिंदु या इलेक्ट्रॉनिक संरचना इनकी बनानी है, देखेंगे कैसे है। आयनिक यौगिक क्या है? जिन यौगिकों को जल में घोलने पर उसके अणु विद्युत आवेशित कणों में वियोजित यानी टूट जाते हैं। जिन यौगिकों को जल में घोलने पर उसके अणु विद्युत आवेशित कणों में वियोजित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे विद्युत आवेशित कणों को आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत आवेशित कणों का आयन। अब NaCl किस प्रकार से बनते हैं देखेंगे। Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? Na का सोडियम का होता है 11, 8 2 10 से 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 281। तथा Cl2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। Na एक क्या है? सोडियम एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन अधिक और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। अतः Na अपनी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे सकता है, क्योंकि सोडियम में क्या होते हैं? ज़्यादा बाहरी कक्षा में, इसलिए सोडियम अपनी बाहरी कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को क्या कर सकता है? दे सकता है, और दोनों स्थायी विन्यास हो जाते हैं। देखेंगे 281 होता है सोडियम का। तो देखेंगे हम इसमें पहले कितने, पहले गोले में 2 भरेंगे, दूसरे वाले में 8 भरेंगे और तीसरे वाले में 1 भरेंगे। 281 होता है, तो लास्ट में देखे होंगे आपने 1 भरा हुआ है। और क्लोरीन का होता है 287, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। देख सकते हैं ये आपको बिंदु दिखाई दे रहा है 287। इसके बाद 28 सोडियम का हम जस्ट 1 मिनट, ये आया। क्या करेंगे? जैसे त्यागता है इलेक्ट्रॉन 2 8, इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन आपने लास्ट वाले गोले का क्या किया? क्लोरीन के इसमें 287 होता है ना, तो बाहरी वाला कक्षक अपूर्ण होता है, मतलब कि पूरा नहीं होता है। लास्ट में जब 8 इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं वो पूर्ण माना जाता है, इसलिए यहाँ पे 287 आता है। इसलिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन आप किसको दिया है? इसको क्लोरीन के दिया है, तभी जाके बाहरी कक्षक पूरा हुआ है इसमें, तभी जाके इसके 8 इलेक्ट्रॉन हुए। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने किसको दिया है? क्लोरीन को दिया है। इसलिए अब ये दोनों क्या हुए? स्थायी हुए। और यहाँ पे क्या था? जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे था सोडियम बस स्थायी था, सोडियम स्थायी था और क्लोरीन स्थायी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों को रासायनिक समीकरण एवं एक उपयोग भी लिखिए। मेथेनोइक एथेनोइक अम्ल है, सोडियम से क्रिया करता है एथेनोइक अम्ल, तो क्या बनाता है देखेंगे। एस्टिक अम्ल सोडियम से क्रिया करके सोडियम एथेनोएट तथा हाइड्रोजन बनाते हैं। देखेंगे एस्टिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH प्लस 2NaZ। सोडियम से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ये है सोडियम एथेनोएट या सोडियम एथेनोएट है CH3COONA, ये होता है सोडियम एथेनोएट प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें बनेगी। और किससे किससे क्रिया कह रहा है इसमें करने के लिए? जस्ट 1 मिनट। दूसरा सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइडों से क्रिया, सोडियम एथेनॉल इसमें भी बनता है। जब सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करेगा तब भी सोडियम एथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तब क्या बनेगा? सोडियम एथेनोएट और जल बनेगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बनेगी। CH3COONA प्लस H2O संतुलित होता है। और इसमें क्या कर रहा है? अपचयन, दूसरी अभिक्रिया है अपचयन क्रिया। लिथियम एल्युमिनियम द्वारा अपचयित होकर के क्या बनाते हैं? एथेनॉल बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल। तो क्रिया देखेंगे CH3COOH लिथियम और एल्युमिनियम द्वारा अपचयित होगा तो क्या बन जाएगा? एथेनॉल C2H5OH। अगली है NaSCO3 के साथ अपक्रिया, सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनेगा? एस्टिक अम्ल जब सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा तब बनेगा, क्रिया करने के बाद सोडियम एसीटेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। CH3COOH आपका हो गया एस्टिक अम्ल। और फिर NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा तो सोडियम सोडियम एसीटेट और जल कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका बनता है, इसमें संतुलित हो गई। अब देखेंगे एस्टिक अम्ल के उपयोग क्या है, इसी को एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं।
प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है और कृत्रिम सिरका बनाने में रबर के स्कंदन में भी उपयोग किया जाता है। अथवा इसमें पूछा गया है टिप्पणी निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी पूछा गया है। जब कोई तत्व अथवा यौगिक वायु से अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, जब कोई तत्व अथवा यौगिक वायु से अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे CH4 मेथेन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊष्मा। अगला है समजातीय श्रेणी, इसी को सजातीय श्रेणी भी बोलते हैं। कई जगह पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सजातीय श्रेणी और समजातीय श्रेणी एक ही चीज़ है, कन्फ्यूजन ना हो। समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक को जब उनके बढ़ते हुए या घटते हुए अणुभार के क्रम में या तो रखेंगे, एक से सीरियल बना के रखेंगे, या बढ़ते हुए ही रखेंगे या तो फिर घटते हुए रखेंगे, तो लेकिन समान समूह वाला समान समूह मतलब जो भी अल लगाएं और लगाएं, कोई भी समूह लगाएं, एक ही होना चाहिए। तो समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक को जब उनके बढ़ते या घटते हुए अणुभार के क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी सी प्राप्त हो जाती है। वही श्रेणी क्या होती है? सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच सिर्फ CH2 का अंतर होता है। कितना होता है? CH2 का अंतर। जैसे कि संतृप्त यौगिक सजातीय श्रेणी निम्न प्रकार होंगे। सामान्य सूत्र होगा इनका CnH2n+2, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, मतलब एक लगातार सी संरचना N ग्रुप का है तो ये क्या कहलाएगा? एक सजातीय श्रेणी है। अगला है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के आयुपेशी नाम पद्धति। एल्डिहाइड CHO समूह होता है, तो जैसे कि एक इसका नाम लिखेंगे CH3CHO, एथेनॉल हुआ। CH3 क्या है? CH3CHO मतलब कि इसमें कितने हो गए? 2 हो गए, तो एथेनॉल हो जाएगा। अल समूह लगता है एल्डिहाइड में। दूसरा है कीटोन समूह, CO होता है इसका ग्रुप, और इसमें CH3CO CH3। अब इसमें कितने कार्बन हो गए? सबसे पहले हम आयुपेशी नाम बनाते समय कार्बन की संख्या गिनते हैं। किसकी? कार्बन की संख्या हमें पता होनी चाहिए। तो 1 2 3 कार्बन 3 हुए, 3 कार्बन वाला हमारा होता है प्रोप। और कीटोन में लास्ट में हम ओन जोड़ते हैं, इसलिए हमारा इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉन। तीसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखेंगे CH3COOH, ये क्या होगा हमारा? एथेनोइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं? ओइक अम्ल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओइक। लास्ट में हम जोड़ देते हैं ओइक, तो हमारा क्या है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में CH3COOH है, 2 कार्बन है, इसका मतलब एथ है, तो लास्ट में ओइक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सेट का यही था। मिलते हैं अगले सेट में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।